मेरा एक क्वेश्चन था कि बाईपैप और सीपैप और वेंटिलेटर में क्या डिफरेंस है, क्यों अलग अलग मरीजों को अलग अलग लगाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। वेंटिलेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो वेंटिलेटर या वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब है जब मरीज स्वतः सांस ना ले पाए तो उसको हम लोगों को आर्टिफिशियली मशीन की मदद से रेस्पिरेशन को मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी ना हो और टिश्यू हाइपोक्सिया ना हो। टिश्यू हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन जब कम पहुंचेगी तो टिश्यू गड़बड़ करने लगेंगे, टिश्यू मरने लगेंगे, और हाइपोक्सिक इंजरी होगी तो किडनी, लिवर, ब्रेन काम नहीं करेगा। अगर मरीज बचा भी लेंगे तो आगे जाके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं, जिससे मरीज का सैचुरेशन मेंटेन रहे। जब हमारे पास मरीज इमरजेंसी में आता है और वो डीसैचुरेट करने लगता है, डीसैचुरेट का क्या मतलब हुआ? उसका SpO2 कम होने लगता है। नॉर्मली कोई भी हमारे पास मरीज आएगा तो रूम एयर पे उसका SpO2 95 के ऊपर होना चाहिए। अगर कम होगा तो हम उसको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करेंगे 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर पे, और उसको कोशिश करेंगे कि SpO2 अचीव हो जाए। अगर ये सब करने के बाद भी SpO2 नहीं अचीव हो रहा है तो हमारे पास क्या विकल्प रहेगा? हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रहेगा। पहला तो विकल्प रहेगा कि समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सरे करा के देखें, लंग में पानी तो नहीं है, ABG करा के देखें, CO2 तो नहीं बढ़ा, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, हिस्ट्री लेके देखें, दमा, अस्थमा, स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है। पर ये सब तो बातें हो गई। मुद्दा होगा कि कैसे हम उस गोल्डन आवर में 15-20 मिनट, 30 मिनट के समय में, जो मरीज के लिए क्रूशियल है, जब उसका SpO2 गिरता चला जा रहा है तो उसको बचावे कैसे? क्या ऐसा कर दें कि मरीज की लाइफ बच जाए, जब तक हमको आगे फर्दर सपोर्ट आ रहा है या फर्दर हम उसको बड़े अस्पताल रवाना कर रहे हैं। सुरक्षित रूप से उसकी जान को कैसे बचाया जा सकता है? आसान है। सबसे पहले अगर मरीज की चेतना का स्तर है और मरीज कॉन्शियस है और ओरिएंटेड है और अपने एयरवे को मेंटेन कर पा रहा है, खकार पा रहा है, बलगम निकाल पा रहा है, कहने पे नाम बता रहा है, तो हम ऑक्सीजन के बाद उसको निबलाइज कराएंगे। अगर ब्रोंकोस्पैज्म होगा तो वो रिलीव हो जाएगा और उसका SpO2 बढ़ने लगेगा। अगर इसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि वो रिलीव नहीं हो रहा है तो हम बाईपैप मशीन का इस्तेमाल करेंगे। बाईपैप एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है। ये क्या करता है? ये एक मास्क की तरीके से आपके मुंह और नाक को के ऊपर लगा दिया जाता है। इस मास्क को कहते हैं ओरोनेजल मास्क। ओरोनेजल मास्क का मतलब है उसने मुंह और नाक की कैविटी को क्लोज कर दिया, जैसे साहब ने लगा है ओरोनेजल मास्क। अब इसमें क्या हो रहा है? ये सांस अपनी ले रहे हैं। इस सांस में हमने मशीन में जितना सेट कर दिया है प्रेशर, उतने प्रेशर से वो सांस अंदर चली जा रही है। तो क्या हो रहा है कि इनकी जो छोटी सांस थी, ऐसे सांस ले रहे थे, तो छोटी सांस में जो टाइडल वॉल्यूम अंदर बन रहा था, गुब्बारे को छोटी फूंक से अगर फुलाओगे तो छोटा फूलेगा, छोटा छोटा फुला रहे थे। हमने क्या किया कि उसमें टाइडल वॉल्यूम या प्रेशर बढ़ा के सेट कर दिया। तो बढ़ा के सेट करने से इनकी छोटी सांस जब इन्होंने ली तो इतनी ली, हमने क्या किया, इतनी कर दी। तो जैसे ही जब लंग पूरा फैलने लगा तो लंग का सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो गैस के एक्सचेंज का एरिया बढ़ गया। तो खटाक से मरीज का SpO2 मेंटेन हो गया और उनको सांस लेने में आराम आने लगा। उनकी सांस फूलना धीरे धीरे बंद हो गया। तब तक हमें आगे मदद मिल गई, डॉक्टर आ गए और सीनियर लोग आ गए, जांचें होने लगी और हमको आगे पता लगा कि क्या करना है। अब दूसरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए आपके पास मरीज आया, उसकी सांस भी फूल रही थी, उसका SpO2 भी कम था और वो बेहोश था। उस स्थिति में बाईपैप नहीं लगाया जा सकता। इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बाईपैप सिर्फ उसी मरीज में इंडिकेटेड है जो हमारा मरीज होश में है। अन्यथा क्या होगा कि जो भी मुंह का थूक, लार, गंदगी बन रही है, बाईपैप की हवा के साथ साथ वो भी लंग्स में चली जाएगी और लंग्स में जाकर के एस्पिरेशन करेगी। ओरल कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट, मुंह का कंटेंट, सलाइवा, फॉरेन बॉडी भी लंग में चली जाएगी, जिसके कारण हम एक और बड़ी ग्रेव समस्या में आ जाएंगे। कभी भी बाईपैप हम लोगों को अनकॉन्शियस पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए। उस स्थिति में बड़े वेंटिलेटर की बात आएगी। बड़ा वेंटिलेटर और होशियार होता है। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर सिर्फ एक फिजिक्स है, 3 चीजों का खेल है। क्या 3 चीजों का खेल है? कि मरीज को हमको कितना वॉल्यूम देना है एयर का हर सांस में, वो वॉल्यूम कितने प्रेशर से देना है, और उस वॉल्यूम और प्रेशर के साथ कितने % ऑक्सीजन रिच देना है मिक्सचर हम लोगों को, कि हमारा तीनों काम हो सके। क्या मतलब हुआ? फिर समझाने की कोशिश करता हूं। एक गुब्बारा फुलाना है तो कितनी बड़ी फूंक मारनी है कि एक फूंक में वो कितना बड़ा फूले।
कितनी जोर से फूंक मारनी है कि कितना जल्दी फूले, और उस फूंक में कितनी ऑक्सीजन मिक्स करनी है जिससे कि हमारा SpO2 मेंटेन हो जाए। यही काम वेंटिलेटर करता है। चीजें बारीक होती चली जाती हैं कि FiO2 मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मिनट में कितना रेस्पिरेशन हम देना चाहते हैं। मरीज खुद सांस ले रहा है तो उसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड पे रखते हैं। मरीज अगर खुद सांस नहीं ले रहा है, पैरालाइज्ड है, कोमाटोज्ड है, तो फिर हम असिस्टेड कंट्रोल मोड पे रखते हैं, इसमें सारा काम वेंटिलेटर करता है। इस तरीके से हम लोग इमरजेंसी में मरीज को निर्णय लेंगे कौन सा वेंटिलेटर किसको लगना है। पर बड़ा वेंटिलेटर या इन्वेजिव वेंटिलेटर जब लगाने की बात आएगी तो इंट्यूबेशन करने की बात आएगी। इंट्यूबेशन एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जो जनरली डॉक्टर ही कर सकते हैं, या जो इमरजेंसी ट्रॉमा की ट्रेनिंग कर रहे हुए लोग होते हैं उनको सिखाया जाता है, वो लोग कर सकते हैं। आप सबको भी इंट्यूबेशन आना चाहिए। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और जनरली इसमें आप मरीज का कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्या होगा कि ट्यूब गलत पेट में चली जाएगी, पर धीरे धीरे आएगा तो सीखोगे। पर अगर जीवन में 5-10 लोगों की भी सही ट्यूब डाल ली और जान बचा ली आपने, क्योंकि आपको 35 साल अब ये काम करना है, तो आप समझिए कि आप एक सेवियर होंगे। क्योंकि हर समय डॉक्टर और चिकित्सक नहीं उपलब्ध होता मरीजों को ट्यूब डालने के लिए, और मरीजों की डेथ हो जाती है। तो एम्बू बैग, लैरिंगोस्कोप और एंडोट्रैकियल ट्यूब से अगर हम दोस्ती करते हैं और उनका उपयोग सीख लेते हैं तो एक ऐसी कला या ऐसी साइंस है जो पूरी लाइफ आपको लाभ देगी, और आप एक अलग से शाइन करेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, आई कैन ट्राई, आई कैन इंट्यूबेट, गिव मी अ चांस। तो मैं समझता हूं कि मैं आपको लैरिंगोस्कोपी सिखाऊंगा पहले, और फिर इंट्यूबेशन दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप इंट्यूबेशन करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।